بها وجعلنا رجوما للشيطان فأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا برب عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيق وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنة ألم يأتكم نذير صدق الله العظيم. मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब हमारे देश के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैं। कौन है? पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री हैं। उन्होंने बहुत मेहनत की। उनकी पैदाइश जो है मक्का शहर में हुई थी। कहाँ हुई थी? मक्का शहर में हुई थी। उन्होंने जो बेसिक तालीम है वो किसी स्कूल और किसी यूनिवर्सिटी से हासिल नहीं की। घर पे उनके ट्यूटर आते थे पढ़ाने के लिए, उनसे उन्होंने तालीम हासिल की और मात्र 12 साल की उम्र में उन्होंने अपने घर में ही एक लाइब्रेरी बना ली। आप लोग की उम्र कितनी होगी? मात्र 12 साल की उम्र में इतनी जानकारी उनको हो गई थी कि उन्होंने पूरा एक लाइब्रेरी बना दी। और शरीयत का मामला हो या किसी तरह का मामला हो, हमारे देश के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर तो थे, साथ में किसी भी बड़े आलिम या किसी भी मसलक के साथ किसी भी तरीके का कोई भी मुद्दा होता था तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब के पास लोग जो है उस मसले का सॉल्व करवाने के लिए आते थे। किस तरह का उनका एक नक्शे कदम पे चल रहा था और उन्हीं की देन है कि जो हमारी एजुकेशन पद्धति है, हमारे शिक्षा पद्धति जो चल रही है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की देन है कि जो हमको एजुकेशन प्रणाली मिली हुई है, चाहे वो प्राइमरी सेक्शन में हो, चाहे यूनिवर्सिटी सेक्शन में हो, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हो गया, ये सारी चीजें जो है कब मिली है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के शिक्षा मंत्री होने के बाद ये सारी चीजें हम लोगों को मिली है। और उन्हीं की देन है कि उन्हीं तरीके से हम लोग जो है तालीम को हासिल कर रहे हैं, उनके दिए हुए नक्शे कदम पे चल रहे हैं। और ये जानकारी होना हर बच्चों को जरूरी है। तो शरीयत का मामला हो या किसी तरह का मामला हो, हर मामले पे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब के पास लोग जो है आते थे, उस मामले का हल कराते थे और उनका मामला सही सलामत जो है हल हो जाता था। तो इसी के साथ हम जो है बहुत देर ना करते हुए हम सबसे पहले हमारे बीच में डॉक्टर इकबाल फाउंडेशन के अध्यक्ष मोहम्मद राफे साहब आए हुए हैं। हम चाहेंगे कि आप जो है आपको सम्मानित करें। बहुत आगे ना चलते हुए मोहम्मद राफे साहब से गुजारिश करेंगे कि अपने अल्फाज जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब के ताल्लुक से सारी बातें हमारे बच्चों को डिटेल में बता दें। स्कूल के जिम्मेदार, यहाँ की टीचर्स और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि अभी आपने सुना कि आज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब का की हमें पैदाइश है और उसी के हवाले से कुछ बातें करने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। आखिर मैंने बताया कि उनकी पैदाइश कहाँ हुई थी और उसके बाद वो आ गए थे कलकत्ता। यहीं पर रह करके उन्होंने घर के तमाम अपनी पढ़ाई लिखाई का शुरू किया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इस मुल्क के पहले वजीर तालीम है, ये हम सब जानते हैं।
लेकिन उनके अंदर और भी बहुत सारी ऐसी खूबियां हैं जिनको हमें जानना चाहिए। हम क्यों मौलाना आजाद की याद कर रहे हैं आज, क्या वजह है? तो सबसे बड़ी क्वालिटी जो ये थी उनकी, उनका सबसे बड़ा कारनामा था कि उन्होंने इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। वो अकेले पूरे अंग्रेजों पर भारी पड़ जाते थे कभी कभी। मैं बताया कि वो एक सिर्फ नेता नहीं थे, वो मंत्री सिर्फ नहीं थे, बल्कि एक बहुत बड़े आलिम भी थे, एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट भी थे, क्या थे? सहाफी थे, ठीक है, और सियासी आदमी भी थे। मौलाना ने जब वो कलकत्ता में रह रहे थे तो उनका एक सबसे बड़ा कारनामा एक और यह है कि उन्होंने कुरान की तफसीर लिखी है, तर्जुमान कुरान के नाम से। ये उनका बहुत बड़ा काम है, हालांकि तो मुकम्मल नहीं हो पाई, लेकिन उनका बहुत बड़ा काम। आप जब उसको पढ़ेंगे, जब बड़े होइए उसको पढ़िए अगर कभी मौका मिले, तो उन्होंने जो तफसीर लिखी है वो हिंदुस्तान के पस मंजर में लिखा है, ठीक है। तो उसको पढ़ने का एक अलग मजा है। इसी के साथ साथ उन्होंने अल हिलाल मैगजीन निकालना शुरू किया और अंग्रेजों के खिलाफ लिखते थे, हिंदुस्तान के लोगों में जोश और जज्बा पैदा करने के लिए लिखते थे। वो जब लिखते थे तो लोग जोश में आकर के जो चाहे वो करने के लिए तैयार हो जाते थे, इतनी जोशीली बातें वो लिखते थे। तो अल हिलाल मैगजीन जब वो निकालते थे, अखबार निकालते थे, तो अंग्रेजों का पसीना छूट जाता था कि ये लिख करके हजारों लाखों लोगों को एक ही वक्त में इतना ट्रेंड कर दे रहे हैं। तो उसको बहुत फोर्सफुली उसको बंद करवा दिया। फिर उन्होंने अल बलाग शुरू कर दिया, दूसरी मैगजीन निकालना शुरू कर दिया। और ये सब उनकी बहुत यंग एज के टाइम की बात मैं बता रहा हूँ। आज भी उनके जो अल हिलाल और अल बलाग की मैगजीन बड़ी बड़ी लाइब्रेरी में मौजूद है। वो उर्दू का अजीम सरमाया है। वहां उसमें ये जोशीली बातें नहीं थी, बल्कि उर्दू अदब के हवाले से भी उसकी बातें थी। और जब बात करते थे तो कानून के हवाले से, अंग्रेजों के हवाले से बहुत गहरी नजर होती थी उनकी। कई बच्चों को जेल भी गए। अच्छा, जेल में जब आदमी जाता तो क्या करता है? खाली बैठा रहेगा, खाएगा, पिएगा, फिर सोएगा, ये ना करेगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जेल में रह करके उन्होंने एक बहुत अजीम किताब, अगर कह लीजिए उर्दू के हवाले से, गुबारे खातिर लिखा। ये ऐसा नहीं, गुबारे खातिर कोई एक कहानी तो नहीं है, बल्कि उनके बहुत सारी जो सोचते थे जेल में रह करके, उस पर मजमून लिख दिया करते थे। बैठे बैठे उनके जहन में आया कि कहीं से बुलबुल की आवाज आ रही थी जेल में, तो उन्होंने बैठे बैठे बुलबुल पर लिख दिया कि बुलबुल कितने तरह की होती है, सबसे अच्छी चिड़िया जो है वो कहाँ पाई जाती है, सबसे सुनहरी आवाज, सबसे प्यारी आवाज किस परिंदे की, पूरा रिसर्च। एक दिन उनको चाय नहीं मिली जेल में, तो चाय भी लिख दिया कि चाय के बागात कहाँ कहाँ है, हिंदुस्तान में चाय का आगाज कब से हुआ, इससे बेहतरीन चाय की फसल कहाँ पे होती है, ईरान के लोग चाय जब पीते हैं तो उनके यहाँ कैसी चाय बनती है, चाय की कितनी, चाय पत्ती कितनी किस्में होती हैं। और आप अंदाजा लगाइए कि एक आदमी का कितना मुताला रहा होगा, है ना। हम लोग अगर आपसे कहा जाए कि आप हिंदुस्तान में बात करिए, अगर आपको टॉपिक दे दिया जाए किसी टीचर को, किसी बच्चे को कि आप बोलिए हिंदुस्तान टॉपिक है, कितना देर बोल देंगे उसको? या अगर कह दिया कि आप लिखिए हिंदुस्तान, देखो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, आप लिखिए हिंदुस्तान के टॉपिक पे, आप कितना सफा लिख देंगे? 2 सफा, 4 सफा लिख देंगे। लेकिन उसमें लिखने के साथ साथ उसकी फसाहत और बलागत, उसकी जबान की चाशनी, कि पढ़ने वाले के दिल में वो बात उतर जाए, ये हम कहाँ से लाएंगे, है ना।
तो जितना इंसान पढ़ता है उतना ही जो है वो अच्छा बोलता है। अगर इंसान किताबों से दूर है, पढ़ने से दूर है, तो आप यकीन मानिए वो अच्छा बोल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास अल्फाज नहीं होंगे। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद की जो शख्सियत थी वो बहुत नुमाया शख्सियत थी। एक जस्टिस अभी उनके मज़ार पर गए थे, उन्होंने एक बड़ा अनोखा जुमला कहा कि मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे वो हिंदुस्तान की आज़ादी में जितने लोग जिद्दोजहद कर रहे थे, चाहे वो गांधी हो, पंडित नेहरू हो, चाहे और कोई हो, इन सब में सबसे अगर देखा जाए कि कैटेगराइज किया जाए, इनके कारनामों को अगर देखा जाए तो मौलाना अबुल कलाम आजाद का कारनामा सबसे ऊपर है। ये उस जज ने कहा है, वो जैन नाम था उनका, पूरा नाम नहीं है, लेकिन जस्टिस जैन के नाम से जाने जाते हैं। तुमने बताया कि इनका कारनामा अगर लिखा जाए तो उन तमाम लोगों से बढ़ करके हिंदुस्तान जब बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब बना, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद इसके सख्त खिलाफ थे कि हिंदुस्तान का बंटवारा। वो नहीं चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि यहाँ के लोग बढ़ जाएं। हम लोग इसको भूल गए। हम लोग अपने 15 अगस्त में, 26 जनवरी में इनके नाम का तस्करा नहीं करते हैं। इनके नाम को हमने भुला दिया, हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। यहाँ तक कि हमारे मुस्लिम जो रहनुमा है, मुस्लिम लीडर हैं, वो भी इनके नाम को भूल चुके हैं। जब बंटवारा हो चुका और मुसलमान दिल्ली से पंजाब के रास्ते पाकिस्तान जाने लगे, तो यही मौलाना अबुल कलाम आजाद थे जो जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर के लोगों को रोक रहे थे कि मत जाओ, यही रहो, ये हमारा मुल्क है, यही हम पैदा हुए हैं, हमारे बाप दादा यही पैदा हुए थे। उन्होंने बड़ी अच्छी स्पीच दी थी वहां पे, ठीक है। ऐसी स्पीच आपको किसी लीडर की नहीं मिलेगी। आपको कोई ऐसा लीडर, आप पूरी लिस्ट तैयार कर लीजिए जिन्होंने मुल्क की आज़ादी में अपना स्ट्रगल किया, और तमाम की जो तालीमी सलाहियत है, जो बोलने की सलाहियत है, जो लिखने की सलाहियत है, इन तमाम चीज़ों को आप स्टडी करिए। आपको मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसी शख्सियत नहीं मिलेगी, ठीक है। वो बेहतरीन वक्ता भी थे, बेहतरीन ओरेटर थे, बेहतरीन राइटर थे। इंडिया विंस फ्रीडम उन्हीं की लिखी हुई है। और इसके साथ बड़ा नुकसान ये है कि बाद के लोगों ने उस किताब से बहुत सारी चीज़ों को हटा दिया। ये हमारा नुकसान है, ये हमारी शख्सियत का नुकसान है, ये हमारा इल्मी सरमाए का नुकसान है। तो हम लोग अगर हम उनके बारे में, हम कभी एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में अगर पढ़ते हैं तो हमें उसके बारे में दिलचस्पी पैदा होनी चाहिए। हम अगर गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं, अम्बेडकर के बारे में पढ़ते हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में पढ़ते हैं, तो घर जाने के बाद हमारे दिलचस्पी यह होती है कि उनके बारे में और जान सके। अभी बुक फेयर लगा था गोरखपुर यूनिवर्सिटी में, हम में से कितने लोग गए थे, कितनी किताबें हमने खरीदी। किताबों से हमें दिलचस्पी नहीं है, तो हमें अपने अंदर किताबों से दिलचस्पी पैदा करनी है। आप किसी स्पीच को सुन करके, कोई बहुत अच्छा स्पीकर आ जाए, कोई जज आ जाए, कोई IAS PCS आ जाए, उसकी बात आप सुन करके कल भूल जाएंगे। लेकिन जब आप किसी मौजू पर, किसी की शख्सियत पर कोई किताब पढ़े होंगे तो आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो किताब पढ़ने से दिलचस्पी अपने अंदर पैदा करिए। आपके पास जो किताबें आप पढ़ डालिए, उसको चार्ट डालिए, है ना। आपके पास जो SSC की बुक्स हैं, साइंस की बुक पढ़ डालिए। आप मैडम का इंतजार मत करिए कि मैडम उसको पढ़ाएंगी, 2 पेज हम पढ़ेंगे फिर जा करके याद करेंगे, नहीं। आप उसको पढ़ के खत्म कर डालिए। क्यों बचा के रखा है भाई? कल को आपके पास दूसरा वक्त होगा तो आप दूसरी किताबें पढ़िए। बच्चों में किताबों के शौक के ताल्लुक से भी कुछ प्रोग्राम होने चाहिए आपकी भाई, ठीक है। बच्चों के लिए बहुत सारी किताबें लिखी गई है, माए खराबादी किताबें, अच्छी किताबें पढ़िए, चंपक वंपक न पढ़िए, ठीक है। आप माए खराबादी किताबें पढ़िए,
बहुत सारे राइटर हम बता देंगे, अगर आगे देखेंगे आप लोग थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करिए, 5-5 रुपये डेली रखिए, महीने में जब इकट्ठा हो जाए तो उसकी हम किताबें आपको प्रोवाइड करवा देंगे, उन किताबों को पढ़िए। फिर आप ये पढ़िए कि कहानियां कैसे लिखी जाती हैं। आप जो पढ़ रहे हैं उसको बयान करने की भी सलाहियत होनी चाहिए, ठीक है ना। कोई छोटे बच्चों को खड़ा करिए आपके घर किसी दिन और कहिए कि आप अंधे बैल पर एक कहानी सुनाए। हम बच्चे की क्रिएटिविटी चेक करना चाहते हैं कि वो अंधे बैल के ताल्लुक से कैसी कहानी बना सकता है ना। लंगड़ा कुत्ता एक टॉपिक आप दीजिए और बच्चे को कहिए कि इस पे कहानी बना करके कल लेकर के आए, तब आपको पता चलेगा कि सुनना कितना आसान है और लिखना और बोलना कितना मुश्किल है, ठीक है ना। हमें आपको तैयार करना है, आपको सुना करके आपको ऐसे ही नहीं छोड़ देना है। हम आपको तैयार करना चाहते हैं कि आप बड़े हो तो एक अच्छे वक्ता बने, एक अच्छे राइटर बने। अच्छे राइटर की अभी कमी है हमारे समाज में, अच्छे बोलने वालों की कमी है। आप नेताओं की स्पीच सुन लीजिए, दूसरों की बुराई, उनके पास कोई कंटेंट नहीं होता बात करने के लिए। दूसरी पार्टी की बुराई हो रही है, दूसरे फर्द की बुराई हो रही है, ठीक है। तो हमें ऐसा वक्ता बनना है कि जब हम समाज को कुछ दे सकें, जैसी शख्सियत मौलाना अबुल कलाम आजाद की थी, ठीक है। 20 साल होते होते उन्होंने बहुत बड़े बड़े कारनामे अंजाम दे दिए थे, ठीक है। एक बेहतरीन लीडर के तौर पर वो उभर कर सामने आए थे, बेहतरीन सहाफी थे, जुमा के खुतबे दिया करते थे, अंग्रेजों से बहस किया करते थे, और कभी कभी उनके पास ऐसे हालात भी थे कि खाने को नहीं था। जब तर्जुमान कुरान लिख रहे थे, उसकी तफसीर लिख रहे थे कुरान की, तो वो कभी कभी किताब में उन्होंने लिखा है, उनके किसी खत्ताब ने लिखा है कि वो सिर्फ उबला चावल खाते थे, चावल को उबाल लेते थे और कुछ होता नहीं था, खा लेते थे। तो कभी ये नौबत आ सकती है, तो उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। जब हमारा विजन बड़ा होगा, हमारा मिशन बड़ा होगा, तो ये छोटी चीजें हमारी रुकावट नहीं पैदा करेंगी। हमें एक इंस्पिरेशन लेना चाहिए मौलाना अबुल कलाम आजाद की शख्सियत से। उनको एक वक्त में कई जबानें आती थी, वो हिंदी भी जानते थे, इंग्लिश बेहतरीन जानते थे, अरबी बेहतरीन जानते थे, और उतनी ही बेहतरीन फारसी भी जानते थे। अब अंदाजा लगाइए कि हमें वो जबानें कितनी आती हैं, ठीक है। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद की शख्सियत सिर्फ सुनने वाली नहीं है, उनकी शख्सियत ऐसी है कि उनको पढ़ा जाए, उनको समझाया जाए, और उनके उसूलों को, उनके आदर्शों को अपनी जिंदगी में उतारा जाए। तब कहीं जाकर के हम मौलाना अबुल कलाम आजाद को दोबारा उनकी शख्सियत को जिंदा कर सकते हैं। एक बड़ा काम है हमारे पास, मुसलमानों के पास, कि हम अपने असलाफ के कारनामों को लोगों तक पहुंचाएं, अपने असलाफ की शख्सियत को बताएं लोगों को कि वो ऐसे थे। लोग बात करते नहीं, बंटवारे में जिम्मेदार मुसलमान थे, हमको बताना पड़ेगा कि मुसलमान इससे जिम्मेदार नहीं थे। मुसलमान जितने भी लीडर थे उस वक्त, उन्होंने मुस्लिम लीग की भी मुखालफत की, जो सबसे बड़ी उस वक्त मुसलमानों की जमात थी, उसकी भी मुखालफत किया इस मामले में। वो नहीं चाहते थे हिंदुस्तान का बंटवारा हो। तो ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो हमें समझना होगा, पढ़ना होगा। टीचर से भी गुजारिश है कि कभी कभी हम मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में कुछ सवाल पढ़ें और बच्चों को बताएं कि उनकी शख्सियत कैसी थी। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इन शख्सियात को पढ़ने, उनको समझने और लोगों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोगों की ये कोशिश है, कोशिश यही रहती है कि हम लोग जब इस तरह के लीडर को नहीं याद करेंगे तो कौन याद करेगा, कौन सी नस्ल हम लोग की याद करेगी। तो कोशिश यही रहती है कि हर तरह के लोगों को याद करना और उनके बारे में पढ़ना। इससे और सिर्फ यही तक सीमित नहीं है, जो भी बातें बताई गई है उसको अपने दिल में उतारिए
आप लोग एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। हम लोगों को ये चीजें आप लोगों के अंदर पेश करने का मकसद क्या रहता है? मकसद यही रहता है कि हम लोगों ने जो चीजें आप लोगों को बताई उसको अपने अंदर उतारिए, उसको समाज में उतारिए। अभी हाल ही में राइटिंग कंपटीशन हुआ है, बहुत ही खराब पोजीशन। जो कहता है कि हम फर्स्ट पोजीशन हासिल कर सकते हैं, उसको लिखने तक का तरीका नहीं पता है कि कैसे कोई एस्से को, निबंध को लिखना चाहिए। और ये सबसे बड़ी दुर्दशा है। पहले अभी एस्से राइटिंग कंपटीशन हुआ है और 90 टॉपिक था लगभग, और सारे बच्चों को अलग अलग टॉपिक दिया गया था। बाल दिवस के दिन उसका इनाम वितरित होगा, तो उस दिन 9 से 12